मैं डॉक्टर नूर आलम आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग इकोनॉमिक्स स्टार्ट किए थे, जिसमें इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेक्चर जो है कंप्लीट हो चुका था, जो कि बेस्ड था डेफिनेशन पोर्शन पे। दोस्तों, हम इकोनॉमिक्स का पूरा सीरीज 1 by 1 A to Z कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट लेक्चर है वो कंप्लीट कर चुके हैं। जो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन था, हमने फर्स्ट क्लास में उसको आप लोगों को समझाया था, जिसको हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया था। इसमें जो पहला डेफिनेशन दिया था एडम स्मिथ ने, जो कि बेस्ड था वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन। दूसरा प्रोफेसर मार्शल ने दिया था, जो कि बेस्ड था वेलफेयर पे। और तीसरा जो कि रॉबिन्स ने दिया था, जो कि चॉइस मेकिंग या स्कार्सिटी पे बेस्ड था। और चौथा डेफिनेशन जो कि प्रोफेसर जेके मेहता ने दिया था, जिसको हम बोलते हैं डिजायरलेस डेफिनेशन। और पांचवा डेफिनेशन जो को प्रोफेसर सॉम्युएल्सन ने दिया था, जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ या डेवलपमेंट ओरिएंटेड डेफिनेशन। दोस्तों, हमने जो एडम स्मिथ का डेफिनेशन था, जो कि बेस्ड था आपका वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन पे, उसको कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोफेसर मार्शल के डेफिनेशन को, जिसको हम बोलते हैं वेलफेयर डेफिनेशन। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एडम स्मिथ का डेफिनेशन था, जो कि बेस्ड था आपका वेल्थ पे, उसको मार्शल ने शिफ्ट कर दिया था वेलफेयर पे। मार्शल ने एडम स्मिथ के डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया था। एडम स्मिथ के डेफिनेशंस को मार्शल ने कहा था कि जो डेफिनेशन एडम स्मिथ ने दिया है वो अर्थशास्त्र का कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। एडम स्मिथ के डेफिनेशंस में एक पक्ष की बात की थी, एक साइड की बात की थी, जो कि बेस्ड ऑन वेल्थ। लेकिन मार्शल ने इस डेफिनेशंस को नकार दिया और उन्होंने इकोनॉमिक्स को अपने तरीके से समझाया। मार्शल ने अपने डेफिनेशंस में इकोनॉमिक्स को वेल्थ के एक साइड को तो लिया, लेकिन दूसरा जो इंपॉर्टेंट था वो वेलफेयर था, उसको भी कवर किया। आइए हम मार्शल के डेफिनेशंस को 1 by 1 पढ़ते हैं। देखिए, मार्शल ने जो एडम स्मिथ का डेफिनेशन था, जो कि बेस्ड था वेल्थ ओरिएंटेड, उसको शिफ्ट कर दिया किस पे? वेलफेयर पे। पहली बार कोई इकोनॉमिस्ट था जिसने एडम स्मिथ की डेफिनेशंस को, जो बहुत पुराने, जो लगभग 114 साल से चली आ रही थी, उसको क्रिटिसाइज किया था मार्शल ने। और उन्होंने अपना एक बुक लिखा था 1890 में। उस बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। और उसी बुक्स में उन्होंने एडम स्मिथ के परिभाषा को क्रिटिसाइज किया था। आइए हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ मार्शल। व्हाट वाज द डेफिनेशन गिवन बाय मार्शल? मार्शल ने कहा था, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैन एक्शन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। मार्शल ने कहा था कि इकोनॉमिक्स क्या एक स्टडी है, किसके? मैन के एक्शंस के, और वो भी किससे रिलेटेड होना चाहिए? ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। मार्शल ने ह्यूमन के एक्टिविटी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ऑर्डिनरी है, नॉन ऑर्डिनरी। देखिए, अभी हम 1 by 1 पढ़ेंगे, तभी हमको समझ में आएगा। और जिसने इस डेफिनेशन को समझ लिया मार्शल के, आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है मार्शल के डेफिनेशन से संबंधित, चाहे उसके फीचर्स हो, चाहे उसके मेरिट या डीमेरिट हो, आपको 1 by 1 सभी चीज आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैन एक्शन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। मार्शल ने कहा कि इकोनॉमिक्स क्या है? मैन के एक्शन का, जो कि ऑर्डिनरी बिजनेस से संबंधित है, स्टडी करता है। दूसरा, इट इंक्वायर्स हाउ ही गेट्स इनकम। मनुष्य कैसे इनकम अर्न करता है, एंड हाउ ही यूज इट, और उस इनकम को कैसे खर्च करता है। देखिए, प्रोफेसर मार्शल ने अपने डेफिनेशंस में ये कहा था कि देखिए, इकोनॉमिक्स तो धन का अध्ययन है, लेकिन धन से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये मानव के कल्याण का अध्ययन करता है। तो वही चीज उन्होंने अपने डेफिनेशन में कहा कि हाउ ही गेट्स इनकम। मतलब यहां पे मार्शल साहब समझा रहे हैं कि कैसे मनुष्य इनकम कमाता है, मतलब मनुष्य कैसे वेल्थ को कमाता है, कैसे वेल्थ को अर्न करता है, एंड हाउ वी यूज इट, और कैसे उसको
खर्च करता है। तो एक तरफ तो वो धन के कमाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ वो करते हैं कि उस धन को कैसे खर्च किया जाता है। ठीक है, thus it is on the one side a study of wealth। इसलिए ये एक तरफ तो धन का अध्ययन है, on the other and more important side a part of study of man। एक तरफ तो ये धन का अध्ययन है, लेकिन जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज का है ये मानव का भी अध्ययन है, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किससे? वेल्थ के अध्ययन से। यानी मार्शल साहब ने अपने डेफिनेशंस में जो एडम स्मिथ ने डेफिनेशन दिया था वेल्थ ओरिएंटेड, उसको नकारा नहीं। उन्होंने कहा कि वेल्थ तो ठीक है, लेकिन वेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि ये मानव के कल्याण का अध्ययन है। उन्होंने इस चीज को कोट किया था। उन्होंने कहा था जो धन है वो मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य धन के लिए। इस चीज एडम स्मिथ के डेफिनेशंस को क्रिटिसाइज करते हुए मार्शल साहब ने कहा था कि जो धन होता है वो मनुष्य के लिए होता है, ना कि मनुष्य धन के लिए है। ठीक है, तो इनके डेफिनेशंस में क्या चीजें निकल के आई? जो मार्शल साहब ने डेफिनेशंस दिया, मार्शल साहब ने इस डेफिनेशन को थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन किया। एडम स्मिथ साहब ने दूसरी बोला था वेल्थ का स्टडी है, लेकिन वेल्थ कैसे कमाया जाएगा, उस वेल्थ को कैसे इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था। उस चीज को मार्शल साहब ने थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। मार्शल साहब ने कहा कि इकोनॉमिक्स का स्टडी ऑफ मैन एक्शन, ये मनुष्य के एक्टिविटी का स्टडी करता है इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, जो कि किससे रिलेटेड होता है? ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ से रिलेटेड होता है। इट इंक्वायर्स हाउ ही गेट्स इनकम, कैसे वो इनकम को कमाता है, कोई मनुष्य जो है वो अर्निंग कैसे करता है, एंड हाउ ही यूज इट, और कैसे वो उस इनकम को खर्च करता है, कैसे वो उस इनकम को कंज्यूम करता है। दस इट इज ऑन द वन साइड अ स्टडी ऑफ वेल्थ, या तो एक तरफ धन का अध्ययन है, एंड ऑन द अदर एंड मोर इंपॉर्टेंट साइड अ पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ मैन, जो कि दूसरा साइड है वो क्या, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है? मानव के कल्याण का अध्ययन। मतलब ये अपने डेफिनेशंस में कहना क्या चाहते हैं? मार्शल साहब अपने डेफिनेशंस में ये कहना चाहते हैं कि जो आपका मनुष्य अपने साधारण व्यापार संबंधी क्रियाकलापों में इनकम कैसे कमाता है, जो बिजनेस करता है उस बिजनेस से इनकम कैसे कमाता है, और उस इनकम को कैसे खर्च करता है जिससे मानव का कल्याण हो सके, ह्यूमन का वेलफेयर हो सके, ये अपने डेफिनेशंस में मार्शल साहब कहना चाहते हैं। अब आइए मार्शल द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है उसके फीचर्स की बात करते हैं। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि एडम स्मिथ के डेफिनेशंस के क्या फीचर्स थे, क्या लिमिटेशन थे, सेम पैटर्न पे आज भी हम लोग पढ़ेंगे कि जो एडम स्मिथ ने डेफिनेशंस दिया था, जो मार्शल ने डेफिनेशंस दिया है, उस डेफिनेशंस की फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और उसके क्रिटिसिज्म क्या है, हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। देखिए पहला फीचर्स क्या है? ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मार्शल साहब ने इंसान के जो एक्टिविटी है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ऑर्डिनरी, एक नॉन ऑर्डिनरी। अब ऑर्डिनरी को तो उन्होंने लिया, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, उन्होंने जो ह्यूमन एक्टिविटी थी जो कि ऑर्डिनरी एक्टिविटी है उसको तो अपने डेफिनेशन में कवर किया, लेकिन जो नॉन ऑर्डिनरी एक्टिविटी है उसको उन्होंने कवर नहीं किया। ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में क्या आता है? ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ मतलब होता है कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज। मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्शन कैसे किया जाता है। भाई प्रोडक्शन करने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। फिर उसको आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जो इनकम कमाओगे। फिर कंजम्पशन का मतलब लोग जो इनकम कमाएंगे उसको कैसे खर्च करेंगे। और एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से वस्तुओं का आदान प्रदान, एक्सचेंज करना। ठीक है, तो ये चीज इसी को हम बोलते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। तो उन्होंने ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, चाहे वो प्रोडक्शन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, एक्सचेंज हो, ये सब तो उन्होंने कवर किया, लेकिन जो आपका नॉन ऑर्डिनरी एक्टिविटी थी उसको उन्होंने अपने डेफिनेशन पार्ट में नहीं लिया। तो पहला हो गया ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ लिया। अब नॉन ऑर्डिनरी में क्या होती है? देखिए जो सर्विस इंडस्ट्रीज होती है उस चीज को उन्होंने अपने डेफिनेशंस में नहीं लिया। तो यही आपको कवर होना चाहिए कि ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में क्या क्या आएगा? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन,
ठीक है, कंजम्पशन और एक्सचेंज। ठीक, दूसरा मोर स्ट्रेस ऑन द स्टडी ऑफ मैन। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि उनका जो डेफिनेशन था, देखिए अ पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ मैन, कह रहा मोर इंपॉर्टेंट साइड अ पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ मैन, कह रहा ये वेल्थ का अध्ययन है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये मानव का अध्ययन करता है। और मानव का अध्ययन कैसे करता है, मानव का अध्ययन उन्होंने समझाया कि मनुष्य कैसे इनकम को कमाता है और उस इनकम को कैसे खर्च करता है जिससे मानव का कल्याण हो सके। तो जो इनका डेफिनेशन है प्रोफेसर मार्शल का, वो किस पे बेस्ड है, वो बेस्ड है स्टडी ऑफ मैन। ठीक है, तो आपका होगा मोर स्ट्रेस, जो इनका डेफिनेशन किस पे स्ट्रेस करता है, मोर स्ट्रेस ऑन द स्टडी ऑफ मैन। आपको याद होगा कि एडम स्मिथ का डेफिनेशन किस पे स्ट्रेस करता था, आपका वेल्थ पे स्ट्रेस करता था, और इनका डेफिनेशन किस पे स्ट्रेस कर रहा है, वेलफेयर पे कर रहा है या स्टडी ऑफ मैन पे कर रहा है। ठीक, तीसरा आपका फीचर है स्टडी ऑफ रियल एंड एवरेज मैन। देखिए स्टडी ऑफ रियल एंड एवरेज मैन का मतलब क्या होता है, देखिए इन्होंने अपने डेफिनेशंस में या अपने थ्योरी में इस चीज को एक्सप्लेन किया मार्शल साहब ने कि देखिए जो लोग समाज में रहते हैं वही इकोनॉमिक्स का विषय है। मतलब इकोनॉमिक्स में वही लोग आएंगे जो समाज में रहते हैं, जो साधु संत हैं, जो पहाड़ों पे रहते हैं, जो टापुओं पे रहते हैं, ठीक है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत इंटेलिजेंट है, जैसे आइंस्टीन हुआ। आइंस्टीन को भी इन्होंने इकोनॉमिक्स का विषय नहीं माना, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर नहीं माना। इनके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स में किसकी स्टडी होगी, रियल एंड एवरेज में इनकी स्टडी करेगी, जो समाज में रहता है, जैसे हम आप लोग जो समाज से बाहर रहते हैं उनको इन्होंने अपने डेफिनेशन का पार्ट नहीं माना। ठीक है, जैसे जो साधु संत महात्मा, इन सबको इन्होंने अपने डेफिनेशन का पार्ट नहीं माना। तो आपका किसका हो गया, स्टडी ऑफ रियल एंड एवरेज मैन। ठीक है, दूसरा स्टडी ऑफ सोशल मैन एक्टिविटीज। मैंने आपको पहले बताया कि जो लोग समाज में रहते हैं, सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, उन्हीं को उन्होंने अपने डेफिनेशन का पार्ट माना है। जो लोग समाज से बाहर रहते हैं, ठीक है, या जो पहाड़ों में रहते हैं या गुफाओं में, या कुछ लोग जंगलों में रहते हैं, टापुओं पे रहते हैं, उन लोगों को इन्होंने इकोनॉमिक्स का विषय नहीं माना। तीसरा ग्रेटर एम्फेसिस ऑन ह्यूमन एस्पेक्ट। तो ह्यूमन एस्पेक्ट का इनका एस्पेक्ट एम्फेसिस ज्यादा ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद में मेटेरियल वेलफेयर, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या, इसी चीज को क्रिटिसाइज किया गया था बाद में कि इन्होंने किस पे ज्यादा फोकस किया था, मेटेरियल वेलफेयर। अब मेटेरियल वेलफेयर क्या होता है, देखिए दो चीजें होती है, एक मेटेरियलिस्टिक चीजें होती है, एक नॉन मेटेरियलिस्टिक चीजें होती है। मेटेरियलिस्टिक चीजें कितना होती है, जो चीजें होती, जो चीज हमने आप लोगों को बताया था कि एडम स्मिथ ने भी अपने डेफिनेशन में किसी चीजों को लिया था, मटेरियल थिंग्स को ही लिया था, नॉन मटेरियल थिंग्स को उन्होंने इग्नोर कर दिया था। नॉन मटेरियल थिंग्स में क्या आता था, सर्विस इंडस्ट्री, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो मार्शल साहब ने भी अपने डेफिनेशन में मटेरियल वेलफेयर की बात की है, मतलब जो मेटेरियलिस्टिक चीजें थी, ठीक है, जिसमें प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, ठीक है, प्रोडक्ट बनाना, खरीदना, बेचना, मतलब फिजिकल चीजें जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, सिर्फ उसी चीज को इन्होंने इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर माना था। जो इमटेरियलिस्टिक चीजें थी, जो सर्विस इंडस्ट्री थी, जैसे डॉक्टर की सेवाएं, वकील की सेवाएं, टीचर की सेवाएं, इन सब को इन्होंने इकोनॉमिक्स का विषय नहीं माना था। तो ये इंपॉर्टेंट 6 फीचर्स हो गए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसके, आपके प्रोफेशन मार्शल्स के। तो ये तो हो गया फीचर्स मार्शल्स के डेफिनेशंस का। आइए हम लोग पढ़ते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ लिमिटेशन ऑफ मार्शल्स डेफिनेशन। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में कि जो एडम स्मिथ का डेफिनेशन था उसको किसने क्रिटिसाइज किया था, मार्शल साहब ने। मार्शल साहब ने एडम स्मिथ के डेफिनेशंस में बहुत सारी कमियां बताई थी, उसके बाद में उन्होंने अपना डेफिनेशंस दिया था। अब जो एडम स्मिथ की डेफिनेशंस आई, जिसको हम लोग बोलते हैं वेलफेयर डेफिनेशन, इसको जो क्रिटिसाइज किया है रॉबिन्स ने किया है। रॉबिन्स ने मार्शल्स के डेफिनेशंस को क्रिटिसाइज करके फिर अपना 1932 में एक दूसरा बुक उन्होंने लिखा, ठीक है, और एन एस्से इनटू द नेचर एंड काजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो एन इंक्वायरी, एन एस्से ऑन द नेचर ऑन द बेसिस ऑफ एक बुक था एडम उसका रॉबिन साहब का, एन एस्से ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। तो उस बुक में इन्होंने मार्शल साहब के डेफिनेशंस को क्रिटिसाइज किया था, जैसे कि
एडम स्मिथ के डेफिनेशंस को मार्शल साहब ने अपने बुक में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में क्रिटिसाइज किया था। सेम पैटर्न पे रॉबिन्स ने भी एडम स्मिथ के डेफिनेशंस को क्रिटिसाइज किया था, एडम स्मिथ के थॉट्स को क्रिटिसाइज किया। और वो क्रिटिसिज्म क्या है? पहला देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ इज मिसलीडिंग। जो मार्शल साहब ने अपने डेफिनेशंस में ऑर्डिनरी बिजनेस की बात की थी वो मिसलीडिंग था, क्योंकि ये कहना कि कोई कार्य किसी व्यक्ति के लिए ऑर्डिनरी है तो वही दूसरे के लिए क्या होगा? नॉन ऑर्डिनरी हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ इज मिसलीडिंग। किसी कार्य को साधारण और असाधारण व्यापार संबंधी कार्य में बांटना क्या अनुचित है, क्योंकि जो कार्य किसी व्यक्ति के लिए साधारण है वही कार्य दूसरे व्यक्ति के लिए क्या हो सकता है? असाधारण कार्य हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई व्यक्ति किसी चीज में एक्सपर्ट है, कोई व्यक्ति है जिसको अकाउंटेंट का काम आता है, तो वो अकाउंटेंट में क्या है? एक्सपर्ट है, उसका वो साधारण कार्य हो गया। लेकिन एक डॉक्टर को अकाउंटिंग का कार्य करने के लिए कहेंगे तो उसके लिए क्या होगा? वो असाधारण कार्य हो जाएगा। लेकिन जो कार्य डॉक्टर का होगा, अगर वो कार्य अकाउंटेंट से बोला जाए तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा? असाधारण। मतलब एक व्यक्ति के लिए जो कार्य साधारण है वो कार्य दूसरे के लिए क्या हो सकता है? असाधारण हो सकता है। जो दूसरे के लिए असाधारण है वो नेक्स्ट के लिए क्या हो सकता है? साधारण हो सकता है। तो ये चीज बहुत कंफ्यूज करती है कि कौन सा कार्य साधारण है, कौन सा कार्य असाधारण। इसको मार्शल ने अपने डेफिनेशन में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था, और ये चीज बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज थी कि कौन सा साधारण कार्य है, कौन सा असाधारण कार्य है। इस चीज को बांटना ये क्या है? मिसलीडिंग है, ये अनुचित है। तो इनका पहला जो क्रिटिसिज्म हो गया कि द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ इज मिसलीडिंग। ठीक है, जो साधारण कार्य है बिजनेस का वो क्या आपका? मिसलीडिंग हो गया। दूसरा क्या है? इकोनॉमिक्स इज नॉट ओनली सोशल बट अ ह्यूमन साइंस। देखिए, जो मार्शल साहब थे, मार्शल साहब ने इकोनॉमिक्स में किसकी बात की थी? जो लोग समाज में रहेंगे उन्हीं के एक्टिविटी को इकोनॉमिक्स का पोर्शन माना था। यानी जो सोशल, जो लोग सोसाइटी में रहते हैं, जो लोग जंगल में, पहाड़ पे, या जो साधु संत महात्मा थे, उनके एक्टिविटी को इकोनॉमिक्स का विषय नहीं माना था। और रॉबिन्सन ने कहा था, रॉबिन साहब ने बोला था कि देखिए जो इकोनॉमिक्स है वो सोशल एक्टिविटी नहीं, ये ह्यूमन एक्टिविटी है। अगर कोई भी एक्टिविटी ह्यूमन के द्वारा किया गया है, चाहे वो सामाजिक व्यक्ति है या असामाजिक व्यक्ति है, वो किसका विषय होना चाहिए? किसका विषय होना चाहिए? वो इकोनॉमिक्स का विषय होना चाहिए। तो एडम स्मिथ साहब ने मार्शल साहब ने किसको लिया था? मार्शल साहब ने सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस किया था? सोशल पे फोकस किया था, ह्यूमन एस्पेक्ट को इग्नोर किया था। तो इसकी दूसरी जो आपकी लिमिटेशन हो गई वो क्या हो गई? इकोनॉमिक्स इज नॉट ओनली सोशल बट अ ह्यूमन साइंस। ठीक है, इकोनॉमिक्स एक सोशल, क्योंकि मार्शल के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो इकोनॉमिक्स कौन सा, किसका सब्जेक्ट? इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट था वो क्या हो गया था? सिर्फ सोशल साइंस, जो कि गलत है। इकोनॉमिक्स में देखिए जो प्रॉब्लम, इकोनॉमिक्स का जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस या इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो आपको स्टार्टिंग में बताया था, स्कार्सिटी, तो ये स्कार्सिटी के प्रॉब्लम सबके सामने है। चाहे वो साधु है, साधु के लिए टाइम की प्रॉब्लम है, भाई उसके पास टाइम की कमी होती है, उसके पास जितना टाइम होगा वो पूजा पाठ करेगा। ठीक, तो ये जो प्रॉब्लम है हर इंसान की अलग अलग प्रॉब्लम होती है। तो ये प्रॉब्लम सबकी होती है, चाहे वो सामाजिक व्यक्ति हो चाहे कोई असामाजिक व्यक्ति हो। इसीलिए हम इकोनॉमिक्स को सिर्फ सोशल साइंस नहीं मान सकते, ये कौन सा है? ह्यूमन साइंस। ठीक, उसके बाद में तीसरा जो इसका डिमेरिट्स है, डेफिनेशन इज नॉट एनालिटिकल, डेफिनेशन इज नॉट एनालिटिकल बट क्लासिफैक्टरी। क्लासिफैक्टरी का मतलब इन्होंने अपने डेफिनेशंस को हर पार्ट, हर चीज को कई पार्ट में डिवाइड किया। डेफिनेशन को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, एनालाइज नहीं किया, बस हर चीज को उन्होंने पार्ट में डिवाइड किया। जैसे मनुष्य के कार्य को ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी में बांटा, मनुष्य को दो पार्ट में माना, सामाजिक और असामाजिक, सोशल एंड नॉन सोशल वर्क। ठीक है, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, नॉन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। यानी इन्होंने अपने डेफिनेशंस में हर चीज को क्या किया? क्लासिफाई किया। क्लासिफाई का मतलब
कुछ चीजों को उन्होंने डिवाइड किया हर चीज को, और कुछ पोर्शन को इन्होंने इकोनॉमिक्स का विषय माना और कुछ पोर्शन को इन्होंने इकोनॉमिक्स का विषय नहीं माना। इसीलिए जो इनका डेफिनेशन हो गया वो एनालिटिकल ना होकर के क्या हो गया, क्लासिफिकेटरी हो गया। ठीक है, मतलब क्लासिफाई इन्होंने कर दिया पूरे डेफिनेशंस को उन्होंने बांट दिया ऑर्डिनरी बिजनेस में, नॉन ऑर्डिनरी बिजनेस में, सोशल मैन में, नॉन सोशल मैन में। ठीक है, तो इनका जो डेफिनेशन था वो क्या था, एनालिटिकल ना होकर के क्लासिफिकेटरी हो गया था। चौथा इनका जो आपका लिमिटेशन था, रॉन्ग क्लासिफिकेशन। रॉन्ग क्लासिफिकेशन का मतलब यह हुआ कि इन्होंने सिर्फ मेटेरियल थिंग्स को लिया था अपने डेफिनेशंस में, जो नॉन मेटेरियल थिंग्स थी उसको इकोनॉमिक्स का विषय नहीं माना था। उन्होंने अपने डेफिनेशंस में किस पे फोकस किया था, सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस किया था, मेटेरियल वेलफेयर की बात की थी। मेटेरियल वेलफेयर का मतलब जो कि जिसको हम जहां पे प्रोडक्शन होता था, कंजम्पशन होता था, डिस्ट्रीब्यूशन होता था, या वो सारी एक्टिविटी जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, इस चीज उस पर तो उन्होंने फोकस किया था। लेकिन जो सर्विस इंडस्ट्री थी इसको मार्शल साहब ने इग्नोर कर दिया था। इसीलिए हम बोलते हैं इन्होंने रॉन्ग क्लासिफिकेशन किया था। रॉन्ग क्लासिफिकेशन में सिर्फ मटेरियल रिसोर्सेज को लिया था, नॉन मटेरियल रिसोर्सेज को इन्होंने इग्नोर कर दिया था। फिफ्थ जो आपका था, अनसर्टेन कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियल वेलफेयर। जो मटेरियल वेलफेयर का कॉन्सेप्ट था वो क्या था, अनसर्टेन था। अनसर्टेन का मतलब क्या था भाई, इकोनॉमिक्स में चाहे वो मटेरियल थिंग्स हो या नॉन मटेरियल थिंग्स हो, जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है वो सभी को, क्या एक डॉक्टर को डॉक्टर के प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का सामना नहीं करना पड़ता है? क्या डॉक्टर्स की वांट्स अनलिमिटेड नहीं होती है, उसके पास रिसोर्सेज क्या लिमिटेड नहीं होती है? तो ये जो प्रॉब्लम है ये सभी को फेस करना होता है। तो चाहे वो मटेरियल थिंग हो चाहे नॉन मटेरियल थिंग हो, ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा वो किसका विषय होगा, वो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर होगा, वो इकोनॉमिक्स का विषय होगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि अनसर्टेन कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियल वेलफेयर। जो मटेरियल वेलफेयर का कॉन्सेप्ट था वो क्या था, अनसर्टेन था, बहुत कंफ्यूजन था। उन्होंने इस चीज को क्लासिफाई नहीं किया था कि मटेरियल वेलफेयर में क्या क्या चीजें आएंगी। इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट। वैल्यू जजमेंट क्या होता है, देखिए वैल्यू जजमेंट का मतलब होता है कि इन्होंने कल्पना की थी कि अपने डेफिनेशंस में ऐसा होना चाहिए। जो इनका डेफिनेशन था वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से थोड़ा सा परे था। देखिए अभी हम लोग पढ़ेंगे जो इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में, एक नॉर्मेटिव साइंस, एक पॉजिटिव साइंस। तो जो नॉर्मेटिव साइंस होता है वो क्या कहता है कि ये चीज होना चाहिए, जैसे सबको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, सबकी इनकम 1 लाख रुपए होना चाहिए। तो ये क्या होगा, वेग कॉन्सेप्ट हो गया, ये आपकी थिंकिंग हो गई। तो इनका जो होना चाहिए, यानी उनका जो कॉन्सेप्ट था उनका वो वैल्यू जजमेंट पे था। मार्शल्स का ये थॉट था कि ऐसा होना चाहिए, जबकि रियल में इससे बाहर था। रियल में इससे इसलिए बाहर था कि चाहे कोई ऑर्डिनरी कार हो चाहे नॉन ऑर्डिनरी कार हो, चाहे कोई सामाजिक व्यक्ति हो या असामाजिक व्यक्ति हो, सभी को इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर माना जाता है। लेकिन मार्शल्स ने इसको क्लासिफाई करके कुछ पोर्शन को इकोनॉमिक्स का विषय माना और कुछ को विषय नहीं माना। इसीलिए कहते हैं कि जो इनका जजमेंट था वो क्या था, वैल्यू जजमेंट था, ये उनके खुद का थिंकिंग था। ठीक है, और लास्ट में लिमिटेड स्कोप। मार्शल्स के डेफिनेशंस की जो एरिया था वो क्या था, लिमिटेड हो गया था। लिमिटेड क्यों हो गया था, क्योंकि बहुत सारे पोर्शन को इन्होंने अपने डेफिनेशन का विषय माना था और बहुत सारे लोग को नहीं माना था। जैसे जो साधु संत महात्मा थे, ठीक, या जो लोग टापुओं में रहते थे, जंगलों में रहते थे, ठीक है, या जो नॉन मटेरियल थिंग्स थी, उसको, इन सब चीजों को उन्होंने इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर नहीं माना था। इसलिए जो मार्शल साहब का जो एरिया था इकोनॉमिक्स का वो क्या था, एक बहुत लिमिटेड पोर्शन में सिमट करके रह गया था। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि लिमिटेड स्कोप। इनके डेफिनेशंस की क्या थी, लिमिटेड स्कोप थी। तो दोस्तों ये था प्रोफेसर मार्शल्स के डेफिनेशंस, जिसमें हमने इनके डेफिनेशंस के फीचर्स को पढ़े हैं और इनके डेफिनेशंस क्रिटिसिज्म को पढ़े हैं, जो कि रॉबिन्सन साहब ने इनके डेफिनेशंस को क्रिटिसाइज किया था। देखिए दोस्तों, इकोनॉमिक्स का कोई एक डेफिनेट फार्मूला नहीं है, एक डेफिनेट कोई डेफिनेशन नहीं है। अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग समय में इकोनॉमिक्स को अलग अलग सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से डिफाइन किया था। जैसे अलग अलग सब्जेक्ट मैटर क्या, मैंने आपको
फर्स्ट डे भी मैं बताया था कि जब 1776 में सबसे पहले जो बुक लिखा था एडम स्मिथ ने, वो बुक था एन एसे टू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। उस बुक में जो उनका विषय था इकोनॉमिक्स का, वो क्या था? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स क्या है? धन का अध्ययन। तो उस समय जो एडम स्मिथ ने डेफिनेशन दिया था, उस समय तो वो डेफिनेशन क्या था? सही था। जितने भी इकोनॉमिस्ट थे, जैसे जेबी से थे, जेएस मिल थे, मार्कस थे, इन्होंने एडम स्मिथ के डेफिनेशंस को पुरजोर तरीके से क्या था? समर्थन दिया था और बोला था कि जो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन या जो इकोनॉमिक्स के बारे में एडम स्मिथ साहब बता रहे हैं वो क्या सही है। लगभग 114 साल तक एडम स्मिथ के डेफिनेशंस को सब लोगों ने सही मान लिया, लेकिन उस डेफिनेशंस के आने से समाज में बहुत सारी बुराइयां फैल गई थी, क्योंकि एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग जो इकोनॉमिक्स था वो क्या था? धन का अध्ययन था। और धन के अध्ययन का मतलब ये था कि जो इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं उसका मेन मोटिव क्या है कि हम धन को कैसे कमाएं, हम अपने धन में कैसे बढ़ोतरी करें, उस धन को कैसे रिजर्व करें, ठीक है। और इकोनॉमिक्स का जो मेन सब्जेक्ट मैटर हुआ करता था वो क्या था? धन था। यानी जो इंसान कोई भी एक्टिविटी करेगा वो सिर्फ किसके लिए करेगा? वेल्थ के लिए ही करेगा। इसकी वजह से लोग सिर्फ धन को सब कुछ समझ लिए थे, लोग धन के पीछे भागने लगे थे, इससे समाज में बहुत बुराई आई थी। और इस चीज को देखते हुए मार्शल साहब ने 1890 में एक बुक लिखा था, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। हालांकि 2 बुक उन्होंने लिखा, एक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस्ट्री। और इस बुक में इन्होंने मार्शल्स के डेफिनेशंस को बहुत पुरजोर तरीके से विरोध किया। इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स धन का अध्ययन हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये धन का अध्ययन होगा तो इससे समाज में क्या होगा? बहुत बुराइयां हो जाएगी, समाज में लोग चोरी डकैती ये सब क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में उन्होंने अपने बुक लिखा था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में, तो उन्होंने इस चीज पे फोकस किया था कि देखिए इकोनॉमिक्स तो धन का अध्ययन है, लेकिन धन से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मानव के कल्याण का अध्ययन करता है। उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया था कि जो धन है वो मनुष्य के लिए है, यानी जो धन हम लोग कमाते हैं वो किस लिए कमा रहे हैं? मनुष्य के लिए, जिससे मनुष्य का भला हो सके, जिससे मनुष्य के जीवन में हैप्पीनेस लाया जा सके, ना कि मनुष्य धन के लिए। मनुष्य इसलिए नहीं पैदा हुआ है कि धन ही कमाना, धन इसलिए आया है जिससे मनुष्य के कल्याण हो सके, मनुष्य का वेलफेयर हो सके, ठीक है। तो इन्होंने इस चीज को डिफाइन किया था। इस डेफिनेशंस में जो उनकी मेन चीजें आई, जो मेन फीचर्स क्या है कि इन्होंने डेफिनेशंस को कई पार्ट में डिवाइड कर दिया। ऑर्डिनरी, नॉन ऑर्डिनरी में, मटेरियलिस्टिक, नॉन मटेरियलिस्टिक चीज में इनका जो फोकस रहा वो किस पे रहा? ह्यूमन वेलफेयर पे रहा, ठीक है। और बहुत उनका जो एरिया था वो फिर लिमिटेड हो गया, क्योंकि बहुत सारी चीजों को उन्होंने इकोनॉमिक्स का विषय माना था, बहुत सारी चीजों को इकोनॉमिक्स का विषय नहीं माना था। इसके बिहार पे इसका क्या किए? इसको क्रिटिसाइज किए। अब ये जो डेफिनेशन मार्शल साहब ने दिया है, हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे जो डेफिनेशन रॉबिन साहब ने, क्योंकि इसको क्रिटिसाइज किसने किया? मार्शल्स के डेफिनेशन को, रॉबिन साहब। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो किसका पढ़ेंगे? रॉबिन साहब को हम पढ़ेंगे, जो कि 1932 में उन्होंने एक बुक लिखा था एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। और उस साइंस में एडम रॉबिन्स ने दोनों के डेफिनेशंस को नकार दिया, प्रोफेसर एडम स्मिथ के भी डेफिनेशंस को और मार्शल साहब के डेफिनेशंस को भी नकार दिया। और उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं, ठीक है, चॉइस मेकिंग या स्कार्सिटी डेफिनेशन। बात समझे? स्कार्सिटी क्यों? क्योंकि हमारे वांट्स क्या थे? अनलिमिटेड, रिसोर्सेज लिमिटेड। तो रिसोर्सेज की क्या होती है? स्कार्सिटी होती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रॉबिन साहब के डेफिनेशंस को, एज वेल एज एक साथ में 2 डेफिनेशंस पढ़ेंगे प्रोफेसर सॉमवेल्सन साहब को, ठीक है। थैंक यू दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।